Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and doing well. Remaining topics दो रह गए थे इस लेक्चर स्लाइड्स के, तो मैंने कहा कि मैं वो कंप्लीट कर दूं, जिसमें टू एवरेजेस जी टेस्ट इस वक्त आपको नज़र आ रहा है सामने। तो दो एवरेजेस का जी टेस्ट कब यूज़ होता है? जब हम लोग, मैंने आपको बताया था एस्टिमेशन के अंदर के मीन डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कब यूज़ करते हैं, μ1 माइनस μ2 का, जब वी वांट टू मेक सम कंपैरिजन, राइट। इसी तरह ये कंपैरिजन में इन्फेरेंशियल मेथड है जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के थ्रू होता है। अगर दो कंपनीज आपस में इस बात पर लड़ रही हों या डिबेट कर रही हों कि हमारा एवरेज दूसरी कंपनी के एवरेज से ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में हम जो हाइपोथेसिस सेट करते हैं वो हाइपोथेसिस कुछ यूँ सेट हो सकती है, H0 μ1 इज इक्वल्स टू μ2, यानी दोनों कंपनीज आपस में बहस कर रही हैं, वो बहस बेकार है। दोनों कंपनीज का एवरेज जो है वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी यहाँ पर नज़रिया ज़रूरत कहलाता है। ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए हम उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि मैंने आपको इनिशियली आपको जो डेफिनेशन दी थी वो इक्वल्स टू की दी थी, मैं उसी डेफिनेशन को लेकर ही चलूंगा। दोनों तरीके बुक के अंदर मौजूद मैंने देखे हैं। μ1 इज इक्वल्स टू μ2, इसी तरह अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बन रही है। μ1 बननी तो चाहिए μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2, लेकिन मैं यहाँ पर राइट टेल टेस्ट की अप्रोच पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सैंपल डेटा पहले से मालूम है। सैंपल डेटा जब मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन क्यों रखा, मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू क्यों नहीं रखा। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मुझे बताएं सेकंड हेडिंग क्या है। सेकंड हेडिंग, अब हेडिंग सारी याद हो जानी चाहिए आपको। सेकंड हेडिंग इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या मैंने चेंज किया, या मैंने आपसे कहा कि मैं चेंज करूंगा? कभी नहीं चेंज करूंगा। वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यही 0.05 है। इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, सिंस दिस टेस्ट इज अबाउट टू एवरेजेस, सी टेस्ट टू एवरेजेस है, तो यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यकीनन चेंज होगी। और अब चेंज मॉडिफाइड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हम टू एवरेजेस के लिए यूज करते हैं वो ये होती है। जी के अंदर आप देख लें क्या क्या लिखा हुआ है, x1 बार माइनस x2 बार, यकीनन सैंपल रिजल्ट्स आएंगे तो मिल जाएगा हमें। μ1 माइनस μ2 क्या होगा? अगर μ1 माइनस μ2 मैं आपसे पूछूं तो शायद अभी आप ना बता सकें, लेकिन मैं आपको ये जब कंप्यूटेशन आ रही होंगी तब मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, रूट में डिनोमिनेटर में सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1, सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2, बिल तरतीब ये फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस और ये सेकंड सैंपल का वेरिएंस है। ये भी सैंपल डेटा से मिल जाएगा हमें। एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स द फोर्थ हेडिंग विच इज अबाउट क्रिटिकल रीजन। अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊं और मैं कहूँ क्रिटिकल रीजन आपको पता है, तो गेस करें क्रिटिकल रीजन क्या होगा। जब भी मैं आपसे ये कहूँ, देखिए क्रिटिकल रीजन जब भी लिखा जाए स्टेटमेंट, तो फौरन आपने ये देखनी है साइन। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की साइन क्या है? ग्रेटर देन। टेस्ट कौन सा है? राइट टेल टेस्ट। जो थ्रू आउट राइट टेल टेस्ट मैंने पढ़ाया है आपको, उसके अंदर क्रिटिकल रीजन जो भी यूज होगा, होता रहा है, वही क्रिटिकल रीजन एज इट इज यहाँ पर यूज होगा। कोई नया क्रिटिकल रीजन की नहीं है, कोई नई स्टेटमेंट नहीं है। तो मैं आपको वही डिस्प्ले करके दिखा रहा हूं। अगर हो सके तो आप मेरी पिछली स्लाइड में जाके देख लीजिएगा, स्टेटमेंट मैंने चेंज नहीं की है। राइट टेल के लिए हर जगह एक जैसी रहेगी। और क्या होगी वो? यकीनन वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ our z value, कौन सी z value? this z value will be greater than the quantile value which is 1.645, जो कि हमारी क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए जरूरी है। अब इसके बाद क्या होगा? यकीनन कंप्यूटेशंस एंड कंक्लूजन्स का मरला है। तो कंप्यूटेशन एंड कंक्लूजन किस तरह से करेंगे हम? हमें सबसे पहले सैंपल डेटा चाहिए। वही सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनीज हैं दोनों, उन दोनों के डेटा सेट्स मौजूद हैं हमारे पास, x1 बार, x2 बार, सिग्मा 1, सिग्मा 2। अगर आपके पास पिछले रिकॉर्ड्स में नहीं लिखे हुए या लेक्चर आर्काइव इस वक्त आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको वो दोबारा डिस्प्ले करके बता रहा हूँ। और मीन डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइपोथेसाइज 0। ये मैं किस तरह से होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप देखें, x1 बार लिखें अपने पास 252 ml, x2 बार 248 ml, और इसी तरह सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर। यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि जो गिवन हो ना, उसमें पहले देख लीजिएगा कि स्क्वायर में गिवन है या सिग्मा की फॉर्म में गिवन है, स्क्वायर नहीं है। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है तो एज इट इज यहाँ पर रख देंगे आप। लेकिन अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 गिवन हो तो आपको स्क्वायर करके रखना होगा। इतना तो सभी जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n1 n2 की वैल्यूज यकीनन दो क्रेट्स जो है हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। गोया अब हमारे पास कंप्यूटेशन के लिए एक ग्राउंड है। ये कंप्यूटेशंस किस तरह से होंगी, अगर आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि किस तरह से कैलकुलेट होगा। ओके, H0 μ1 इज इक्वल टू μ2 थी। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल मैथमेटिक्स ही कहती है कि अगर बाय ब्रिंगिंग
mu2 on the right hand on the left hand side, आप ये देखेंगे it will become mu1 minus mu2 equals to 0, तो यकीनन ये कहलाता है हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस। तो जो z स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर के अंदर mu1 माइनस mu2 की जगह उमूमन 0 लिखा जाता है। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हो mu1 इज इक्वल टू mu2 प्लस 2, तब हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस 2 हो जाएगा। और रियल लाइफ में आपने देखा भी होगा, अमूमन यंगस्टर्स जो बड़े हो जाते हैं, बच्चे जो हैं, तो जवानी आ जाती है, उनमें ताकत आ जाती है, फिर वो क्या दावा करते हैं, कहते हैं तुम आ जाना लड़ने के लिए, अपने 2 दोस्तों को भी ले आना, मैं तीनों को एक साथ देख लूंगा, मसला नहीं है। होता है ना, ये जो दावा है, ये यहाँ पर mu2 प्लस 2 हो सकता है। कोई पहली कंपनी कह सकती है कि उनकी कंपनी के एवरेज में 2 और ऐड कर दें, तब भी हमारा एवरेज उनसे ज्यादा है। तो ऐसी सूरत में हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस 0 नहीं होगा, बल्कि जो नंबर बताया गया होगा वो होगा। अब कंप्यूटेशन, यकीनन z का जो फॉर्मूला है वो तो ये है, x1 बार माइनस x2 बार माइनस mu1 माइनस mu2। डू यू स्टिल रिमेंबर द स्टैटिस्टिक्स? अगर आपको स्टैटिस्टिक्स याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स है ये, जो वैल्यूज थी ना सारी की सारी, x1 बार की जगह रखेंगे 252, x2 बार की जगह रखेंगे 248, इसी तरह mu1 माइनस mu2 की जगह रखेंगे 0, इसी तरह सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह रखेंगे हम 4 अपॉन 48, 9 अपॉन 48, जो कि स्टैटिस्टिक्स मैंने याद कर ली थी। स्टैटिस्टिक्स को जहन नशीन करके अगर आप आगे चलें तो आपको बार बार नहीं देखना पड़ता, और इस तरह से आप एक ही वन गो में आप ये वैल्यूज को लिख देते हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आगे आप चाहें तो इसे पॉज कर लें और इसको सारा कंप्यूट करके देखें। तो जनाब कंप्यूटेशन का रिजल्ट है ये 7.686। अब डिसीजन लें आप, 7.686। डू स्टिल रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन? अगर आपको याद है राइट टेल टेस्ट की क्रिटिकल रीजन की स्टेटमेंट, तो आप आसानी से डिसीजन ले लेंगे, और वो डिसीजन है सिंस 7.686 is greater than plus 1.645, therefore we will reject H naught and conclude that average of first company is significantly greater than the average of, see here मैंने significantly को यहाँ बोल्ड किया है, significantly greater than the average of second company, that is mu1 is greater than mu2 प्रूफ हो गया है। और significant की वजह से देखिए greater तो नजर आ रहा था सैंपल से, लेकिन ये जब हो गया सब कुछ तो इसके बाद ये सिग्निफिकेंस का वर्ड यहाँ पर ऐड हो गया, सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन जो है वो शो हो गया। एंड फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि वी आर इन रिसर्च। तो आप देखें कितनी आसानी से हम लोग ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और इसके बाद जो छोटा सा टेस्ट रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन है उसमें आपको एक एक्सरसाइज में दे दूंगा, उस एक्सरसाइज को रखते हुए आप टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन को कंडक्ट कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने अभी अभी ये वाला टेस्ट कंडक्ट किया है। ठीक है, आई होप यू लाइक इट। जज़ाकल्लाह।